तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं उड़ीसा स्टेट एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम जो है उड़ीसा स्टेट का, उसके लिए तीसरा धमाकेदार लेक्चर। देखते हैं आज कितना पीवाईक्यू हम कवर कर पाते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, वो है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10500 एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, ये बताना है। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं और नंबर ऑफ फैक्टर्स में एक 1 भी आएगा और एक ये खुद आएगा, तो उसमें से 2 माइनस कर देना है, वही आपका आंसर होगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसका कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1050500 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा जी? देखते हैं। 10500 105 को आप क्या लिख सकते हो? तो 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 को क्या लिख सकते हो? तो 3 इंटू 5 इंटू में 7, है ना? ये 105 को लिख दिया आपने। अभी भी 100 बचा हुआ है। 100 को आप लिख सकते हो 25 गुने 4, मतलब कि 2 का पावर 2 और इंटू में 5 का पावर 2। इसका मतलब ये हो गया कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा आपका 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 और 5 रेज़ टू द पावर 1, दैट मीन्स 5 रेज़ टू द पावर 3 और 3 का पावर 1 आएगा और 7 का पावर 1 आएगा, है ना? अब ये हो गया आपका 10500, है ना? देख लीजिए, 3 7 जा 21 हो गया और 5 का क्यूब आपका 125 में 4 का मल्टीप्लाई 500, 500 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पच्चे होता है 105 और डबल जीरो आ जाएगा, है ना? तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है? तो सारे पावर्स को एक एक बढ़ा देते हैं। 2 को 1 बढ़ाओगे तो 3 होगा, 3 को 1 बढ़ाओगे तो 4 होगा, 1 को 1 बढ़ाओगे तो 2 होगा और 1 को 1 बढ़ाओगे तो 2 होगा। 3 चौके 12 दूनी 24 में 2 का मल्टीप्लाई 48 होता है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 48 होंगे, लेकिन उसमें 1 भी होगा और ये खुद भी होगा, क्योंकि एक नंबर अपने आप का फैक्टर भी होता है, मल्टीपल भी होता है। बात आ रही है समझ में या नहीं? तो 48 में से 2 नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकाल देने हैं, क्योंकि उसको छोड़ देना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 48 माइनस 2 यानी कि 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर which when divided by 2 3 4 5 6 leaves the remainder 1 2 3 4 5? ऐसा क्वेश्चन मिले, मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, उसको याद कर लेना। 2 3 4 5 6 का सबसे पहले एलसीएम निकाल देना। 60 आ रहा है एलसीएम। अब देखना कि 2 से जब डिवाइड कर रहे हो तो एक रिमाइंडर छूटना चाहिए, तो 60 में से 1 माइनस कर देना। 3 से रिमाइंडर, 3 से जब डिवाइड कर रहे हो ना तो 2 छूटना चाहिए। अब 3 और 2 का डिफरेंस देखोगे तो 1 है, 2 और 1 का डिफरेंस 1 है। 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर, यहाँ से 2 रिमाइंडर, यहाँ से 3 रिमाइंडर, यहाँ से 4 रिमाइंडर, यहाँ से 5 रिमाइंडर। डिवाइज़र एंड रिमाइंडर के बीच का गैप जो है वो 1 है। इसीलिए इन सबके एलसीएम में से यानी कि 60 में से 1 माइनस कर देना, आपका आंसर 59 हो जाएगा। मतलब C4 क्यूट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फॉर ऑफ द रेकरिंग डेसिमल। अब ये रेकरिंग डेसिमल जो होते हैं, वो रेकरिंग डेसिमल मैंने आपको बताया हुआ है, 2 टाइप के होते हैं, प्योर रेकरिंग नंबर, इम्प्योर रेकरिंग नंबर। ये आपका इम्प्योर रेकरिंग नंबर है, क्योंकि जो रिपीटिशन है ना वो पॉइंट के तुरंत बाद स्टार्ट नहीं हो रहा, पॉइंट के एक डिजिट आने के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये नंबर मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? तो 5.873 पे बार, इसके बराबर लिख सकता हूँ। इसको मैं अगेन लिखूंगा 5 प्लस 0.873 पे बार। अब ये तो खुद ही फ्रैक्शन है, 5/1, इसको कन्वर्ट करना नहीं है, हमें इसी को कन्वर्ट करना है। तो 873 लिख देना है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना है ना? माइनस कर दिया हमने 8 को, और नीचे में आना है, जितने पे बार है उतना 99, जितने पे बार नहीं है उतना 0। अब ये क्या बन जाएगा? तो 873 माइनस का क्या होता है? 8। 873 में से अगर 8 माइनस करोगे आप, तो आ जाएगा आपके पास 865। मतलब आपके पास बच गया 5 प्लस 865 अपॉन में 990। अब ये नंबर भी 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है, चलो 5 से काटते हैं। काटना ही तो एक कला है।
5 1 जा 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 में 3 का मल्टीप्लाई 15, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नौ 45 और 5 अट्ठे 40, मतलब 5 प्लस 173 बाई 198, यानी कि 5 होल 173 बाई 198, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर क्यूट सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द हाइएस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो या तो आप सबको डिवाइड करके पॉइंट ला लो और देन आप सबसे हाईएस्ट देख लो, या फिर आप 7 5 3 2 इन सब का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो और सब में मल्टीप्लाई कर दो। इनका एलसीएम मुझे दिख रहा है क्या होगा, 7 5 और 2 का एलसीएम तो दिख गया, 7 पचे 35 में 2 का मल्टीप्लाई 70 होगा, और अगर 3 भी उसमें शामिल करना है आपको तो 70 में 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 210 हो गया। अगर यहाँ 210 का मल्टीप्लाई करोगे तो 210 में 2 का डिवाइड हो जाएगा, 105 बचेगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 70 दूनी 140 बचेगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 210 को काटेगा कितनी बार में, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, मतलब 42 टाइम्स में, है ना। 42 में 2 का मल्टीप्लाई 84 होता है, और यहाँ से 120 आएगा, 7 से 30, 30 चौके 120। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो 140, तो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन 2/3 है, मतलब आपका आंसर C4 क्यूट सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग गिवन एक्सप्रेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट। देखो ये इंडिसेस का क्वेश्चन है। इंडिसेस में आपको पता है a का पावर b इंटू ए का पावर अगर c रहे तो इसकी वैल्यू a का पावर b प्लस c हो जाती है। इसका मतलब 3.5, अब प्लस x की वैल्यू 8 होनी चाहिए। अब x की जगह क्या रखोगे कि 3.5 में ऐड करोगे तो 8 आएगा, तो आप बोलोगे 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन ये बताना है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जितना भी हो इसके बाद में आपका इससे जैसे देखो एक एक जीरो बढ़ रहा है ना, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे 10 को लिख लो, तो यहाँ पे आप 100 को लिखोगे, बोलो है ना, प्लस ही तो करना है, कोई भी ऑर्डर हो उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे आपका ये 1000 आएगा, है ना। अब ऐसे कितना भी डिजिट आ जाए लास्ट में जीरो तो आएगा ही आएगा, तो लास्ट में एक जीरो आएगा और उसके बाद ये 1 आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ जीरो जो होगा ना ऐसे सम के एंड में वो 1 हो जाएगा। आंसर ए नंबर। ऑसम। यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट में बस यूनिट डिजिट देखना है। 7 में 8 का मल्टीप्लाई करो 6 आया यूनिट डिजिट, 6 में 5 का मल्टीप्लाई करो 0 आया, 6 प्लस 0 कर दो क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मिले तो फॉर्मेट ध्यान रखना। एक बात याद रखना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो बातें आप याद रखना, ऐसे फॉर्मेट पे ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करोगे, तो ध्यान से समझो इस बात को। ऐसा क्वेश्चन जैसे ही मिले आपको, इसमें आप 888 को ए मान लेना। 888 को अगर ए माना तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए का क्यूब, और यहाँ 222 को बी मान लेना तो यहाँ बी का क्यूब है, मतलब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ऊपर में इसके बराबर में मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये चीज़ देखो, ये ए स्क्वायर है वाली चीज़, ये वाला चीज़ जो है ये बी स्क्वायर है ना, और ये वाला चीज़ ए बी है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ऊपर का जो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी बचा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 888, अब माइनस का 222, तो आपका आंसर होगा 666। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the remainder when 1719 into 1721 into 1723 into 1725 into 1727 is divided by 18। अब चलो सबसे पहले आप एक ही नंबर को डिवाइड करके और रिमाइंडर निकालने का ट्राई करो। अब सुनना मैंने क्या बोला, मैंने ये बात बोला
कि आप सबसे पहले 1719 को डिवाइड करो 18 से और रिमाइंडर निकालने का ट्राई करो। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा देखना ज़रा। 18 में आप 9 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो 162 आएगा। 162 में से यहाँ पे 9 बच गया। 9 पे 9 आया तो 99 हो गया। 18 पचे 90 होता है, फिर से आपका 9 बच गया रिमाइंडर यहाँ पे। अगर यहाँ से 9 बच रहा है तो 9 से यहाँ पे 2 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर 11 बचेगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से रिमाइंडर 13 बच जाएगा। बात आ रही है समझ में या नहीं? यहाँ से रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 13। यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा जी? तो 9 से 6 ज़्यादा यानी कि 15 बच जाएगा, है ना? देखो 19 से ये 6 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी 6 ज़्यादा है यानी कि 15 बचेगा। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 9 से 8 ज़्यादा यानी कि 17 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 17, है ना? अब बात आ गई ये कि इन सबको हमें डिवाइड भी करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों-बहनों, रिमाइंडर 9 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर अगर 11 हो जाए ना, तो 11 और 18 का जो डिफरेंस होता है, उसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव रिमाइंडर के तौर पे। अब यहाँ से रिमाइंडर 9 आया, देखो ज़रा ध्यान से। यहाँ से रिमाइंडर 11 है ना, तो 11 का मतलब होता है कि -7 भी है रिमाइंडर। समझे बात? 13 का मतलब होता है 13 5 18 यानी कि -5 भी है रिमाइंडर। यहाँ से 15 है तो -3 भी है रिमाइंडर और यहाँ से 1 है 17 है तो माइनस का 1 भी है रिमाइंडर। अब माइनस, 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 माइनस प्लस हो गया तो सारे माइनस खत्म हो गए। 5 में 3 का मल्टीप्लाई 15, 15 में 7 का मल्टीप्लाई 105, 105 में 9 का मल्टीप्लाई जो होता है वो हो जाता है आपका 945। अब इसी को 18 से डिवाइड कर दो। 18 पच्चे 90, 4 बचा। 18 में 2 का मल्टीप्लाई 36 और 36 में कितना ऐड करोगे कि 45 आएगा तो 9। तो आप बोलोगे इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 9। मतलब आपका आंसर C4 क्यूट है। रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन है। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से करा है तो इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे। क्योंकि ये सुपर फास्ट आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है, इसलिए इसमें मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूं तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियोज। इसीलिए मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के अलग अलग वीडियोज स्पेसिफिकली लाता रहूँगा। आप चैनल पे बने रहो। कमेंट करना मत भूलो, सब्सक्राइब करना मत भूलो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आपके लिए इस चैनल को मुझे वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना है। बस मैथ्स के टर्म में ही नहीं, आने वाले टाइम में यहाँ जीके, जीएस, इंग्लिश, आपका रीजनिंग सारी की सारी चीज़ें कवर करवाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ सुमित्स फैमिली कंसिस्टिंग 5 मेंबर्स 3 years ago was 35 year. 1 year ago, a new baby was born in the family. 3 years hence, the average age of the family, ये हमें बता देना है। देखो जी, आज से 3 साल पहले एवरेज 5 मेंबर का कितना था? तो 35 था। तो अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं कि पांचों मेंबर का एवरेज कितना है, प्रेजेंट में बात करूं कि पांचों मेंबर का एवरेज कितना है, तो पांचों मेंबर 3-3 साल बढ़ गए प्रेजेंट में, क्योंकि आज से 3 साल पहले 35 था। तो जब सब में 3-3 ऐड होगा तो एवरेज में 3 ऐड हो जाएगा। तो अभी प्रेजेंट में इन पांचों मेंबर का एवरेज जो है ना, वो 35 से 3 बढ़ के 38 हो चुका है। मतलब प्रेजेंट में आपके 5 इंटू 38 टोटल एज हो गया ये 5 मेंबर का। लेकिन 1 साल पहले एक बच्चे का भी जन्म हुआ है। बात आ रही है समझ में? तो 1 साल पहले अगर एक बच्चे का जन्म हो गया, अभी बच्चा कितने साल का है? 1 साल का। तो ये लो, 5 लोगों का एज तो ये प्रेज़ेंट का, लेकिन एक बच्चे का एज ये, तो अभी 6 लोगों का प्रेज़ेंट का एज ये हो गया। अब ये 6 लोगों के प्रेज़ेंट का एज है। 3 इयर्स हेंस इनका एवरेज बताना है ना? तो चलो इनका अभी का एवरेज निकालते हैं और जो एवरेज आएगा उसी में 3 ऐड कर देंगे, तो हमें 3 साल बाद का एवरेज मिल जाएगा। क्योंकि एवरेज में 3 बढ़ने का मतलब सबका एज 3-3 साल बढ़ना होता है। तो इनका एवरेज क्या होगा? तो इनके टोटल प्रेज़ेंट एज को 6 से हमें डिवाइड करना होगा। 38 में 5 का मल्टीप्लाई 150 और 40, 190 प्लस 1, 191 होता है। 191/6। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 6 त्रिक 18 और 11 बच गया तो 6 कम 6 और यहाँ पे 5/6 आ गया। ये तो प्रेजेंट का एवरेज है। अगर आज से 3 साल बाद का एवरेज चाहिए तो सब में 3-3 ऐड, यानी कि एवरेज में भी 3 ऐड। तो 31 प्लस 3 34 होल 5/6 आज से 3 साल बाद सबका एवरेज हो जाएगा, मतलब बी फॉर ब्यूटीफुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्क मैन हैज 20 लीटर्स ऑफ मिल्क, ही मिक्सेस 5 लीटर ऑफ वाटर विच इज फ्रीली अवेलेबल in 20 liter of pure milk. If the cost of pure milk is 18 rupees per liter, then the profit of the milkman when he sells all the mixture at cost price. देखो जी, 20 लीटर के लिए उसने 18 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन 5 लीटर पानी मिला दिया तो 5 लीटर का जो 18 रुपए होगा ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, वो उसको फ्री में मिल जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो इन्वेस्टमेंट तो 20 का, लेकिन 5 का दाम फ्री में आ गया, तो 20 पे 5 का फायदा हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट 5/20 यानी कि 1/4 यानी कि 25% हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 12:9:7, स्पेंडिंग का रेशियो 15:9:8 है। ए 25% सेव करता है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए बी एंड सी बता देना है। देखो जी, यहाँ पे ध्यान से देखना, ए है, बी है और सी है। इनके इनकम का रेशियो है 12, 9 और 7। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 15, 9 और 8। ठीक है? ए अपना 25% सेव करता है। अब एक बात सोचो जरा, अगर ए 25% सेव करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडिचर अगर 3 होगा तो सेविंग अपना 1 होगा, क्योंकि 25% सेव करने का मतलब होता है कि 75% आप खर्च कर रहे हो। मतलब 75% एक्सपेंडिचर एंड सेविंग यहाँ पे मैं मान रहा हूँ। अगर ये 3 की वैल्यू है, अगर ये कितने की वैल्यू है? 3 की वैल्यू है। ये अगर 3 की वैल्यू है मतलब 75%, यहाँ पे 75%, तो यहाँ आएगा 25%, क्योंकि 25% सेव कर रहा था। अगर 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी। तो कायदे से अगर देखा जाए तो एक्सपेंडिचर 15, सेविंग 5, तो इनकम तो आपका 20 होना चाहिए। मतलब 12 की वैल्यू क्या है? 20 है ना? अब सुनते हैं ध्यान से। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए बी एंड सी? हमें सेविंग्स निकालना है। अब मैं क्या करता हूं कि इसे 20 आना चाहिए, यहां पे 15 है, यहां पे 5 है। इसे 20 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? 12 में किस कौन से ऐसे चीज का मल्टीप्लाई करूं कि वो 20 बन जाए? अगर ये 20 बन जाए तो मजा आ जाए। बोलो हाँ है ना? आप इस क्वेश्चन को ना ऐसे मत करो, आप इस क्वेश्चन को एक चीन टपाक डमडम तरीके से करो। देखो वो तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा और ये क्वेश्चन मस्त तरीके से काले कलर से होगा। 112 को 120 लिख देता हूं, इसको 90 लिख देता हूं, इसको 70 लिख देता हूं। ठीक है? अब 120 का 25% अगर वो सेव करता है तो 120 का 1/4 सेव करेगा, मतलब 30 सेविंग हो जाएगी। अगर 30 सेविंग है तो 90 खर्चा हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या है? तो 15:9:8 है। अब ये देखो, 15 की वैल्यू अगर 90 है तो 6 गुना हो रहा है, तो 9 की वैल्यू 6 गुना यानी कि 54। 8 की वैल्यू 6 गुना यानी कि 48। अब 90 कमाता है, 54 खर्च करता है, तो बचाता कितना है? आप बोलोगे 36। बात आ रही है समझ में? अब बताओ जरा, यहां ध्यान से देखो। 10 में से 4 चला गया 6, 8 में से 5 चला गया 3। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 70 कमाता है, 48 खर्च करता है, तो बचाता कितना है? बचाता है 22। अब इसको 2 से काट लो। 2 से 15 बार में, 2 से 18 बार में और 2 से 11 बार में। मतलब इसके सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा? 15, 18, 11, मतलब बी फॉर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Due to fall in manpower, the production in a factory decreases by 60%. By what percent should the working hours be increased to restore the original production in the factory? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, जरा ध्यान से सुनना। देखो एक बात समझो आप, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेज बाई 60%। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जैसे ही फॉल इन मैन पावर हो रहा है ना, आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जा रहा है 60% से।
तो आप एक बात सोचो कि जितने घंटे काम होगा उतना ही तो प्रोडक्शन होगा। मतलब प्रोडक्शन का डिक्रीमेंट इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ आवर्स के डिक्रीमेंट में, बोलो हाँ या ना? इसका मतलब मैं ये मान ले रहा हूं कि पहले प्रोडक्शन 100 यूनिट का होता था, तो 100 घंटे काम होते होंगे, मान लो कि 1 घंटे में 1 यूनिट का प्रोडक्शन, तो 100 घंटे में 100 यूनिट का प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन 60% से रिड्यूस हो गया, मतलब अब प्रोडक्शन आपका 100 में से 60 घट के 40 हो गया है। तो पहले 100 घंटे काम होता था, 100 यूनिट प्रोडक्शन। अब 40 प्रोडक्शन हो रहा है, तो 40 घंटे काम होता होगा। अब प्रोडक्शन को रीस्टोर करना है, मतलब 100 पे ले जाना है, तो 40 घंटे से आपको 100 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी जाके 100 घंटे के बराबर प्रोडक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? तो 40 घंटे काम करते हो आप, और आपको काम 100 घंटे करना है ना? तो आपको 60 आवर्स का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। कब? तो आपके प्रोडक्शन के अभी टाइम में। तो 60/40 का इंक्रीमेंट। अब इसी का परसेंटेज में वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो 20 से 2 बार में, और 20 से यहाँ आ गया 3 बार में, और 2 से इसको काट लो आप कितनी बार में? आप इसको काट लो 2 से 50 बार में। तो 50 में 3 का मल्टीप्लाई, 150% से वर्किंग आवर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अ मैन सेल्स 2 रिस्ट वॉचेज, one at a profit of 10% and other at a loss of 10%. सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वॉच इज 200। अच्छा जी, क्वेश्चन आसान हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वॉच 200 है ना, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये बताना है। अब ध्यान से आप सुनना इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करते हैं। जब सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर दी गई ना, तो आप सेलिंग प्राइस को ट्राई करो सेम करने का। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन वॉच जो होगा, 10% जो प्रॉफिट पे बेचा जा रहा होगा, तो उसका सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे 10 के बदले में 11 में बेचा जा रहा है। अगर वॉच 2 की बात करें, वॉच 2 की बात करें, तो उसको 10 के बदले में 9 में बेचा जा रहा होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए यहाँ 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीएसपी का आप रेशियो ले रहे हो। तो 9 में 10 का मल्टीप्लाई 90 हो गया, 9 में 11 का मल्टीप्लाई 99 हो गया, 11 में 9 का मल्टीप्लाई 99 हो गया, और यहाँ पे 110 आ गया, है ना? अब ये वाला रेशियो खत्म है और ये भी खत्म है। 90 और 110 200 हो गया, और 99 99 198 हो गया। मतलब 200 का खरीदा आपने और 198 का बेचा, तो आपने 2 का लॉस किया 200 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 2 से 100 बार में, 100 से एक बार में 1% का लॉस आ गया। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब लॉस और प्रॉफिट बराबर हो जाए तो हमेशा लॉस होता है, आप इतना याद रखना, है ना? और इसका जो लॉस का वैल्यू होता है ना, वो 10 का स्क्वायर बाई 100 होता है। तो लॉस का स्क्वायर, लॉस एंड प्रॉफिट जो भी परसेंटेज है उसका स्क्वायर बाई 100 होता है। यहाँ से भी 1% आपका आंसर आ जाता है ना? ये एक टेक्निक है, इसको आप याद कर लो या मत करो, जो आपको समझ में आए। और ये आपका कॉन्सेप्चुअल थिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Compound and simple interest on a certain sum at a certain rate of interest after 2 years is 220 and 200 respectively. What is the principle? देखो, ये प्रिंसिपल है। अगर 2 साल में 200 आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले साल में भी 100 आ रहा होगा, दूसरे साल में भी 100 आ रहा होगा, और 220 आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इसका 20 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा होगा, मतलब 20% हो गया क्या? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल का भी 20% यहाँ पे होगा, तो प्रिंसिपल का 1/5 इज इक्वल टू क्या? 100। अब 1/5 अगर 100 है, तो आप ही बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? तो आप बोलोगे 500 होना चाहिए, क्योंकि P इंटू 1/5 इज इक्वल टू 100, तो P की वैल्यू 500। बात आ रही है समझ में? तो आपका आंसर क्या हो गया? C4 क्यूट सा 500। A is twice as a good workman as B, therefore able to finish a piece of work in 30 days less than B. In how many days they can complete the whole work working together? देखो जी, A एंड B, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया गया कि A ट्वाइस एफिशिएंट है B से। एफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, मतलब 1:2 हो जाएगा। अब सुनो जरा ध्यान से, 2 यूनिट टाइम बी ले रहा है, 1 यूनिट टाइम ए ले रहा है। 1 यूनिट कम ले रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 दिन दी हुई है, तो ए अपना 30 दिनों में काम खत्म कर सकता है, बी अपना 60 दिनों में काम खत्म कर सकता है।
अगर 30 दिनों में काम कर रहा है ये और 2-2 के हिसाब से काम कर रहा है क्योंकि एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क 30 इंटू 2 यानी कि 60 यूनिट हो जाएगा। अब यही काम करवाना है ए और बी दोनों से, है ना? वर्किंग टुगेदर। तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, 2 प्लस 1 3 यूनिट। तो 3 यूनिट से 60 यूनिट काम खत्म करना है, 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? ध्यान से समझना। द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम ऑफ उमा इज 80 किलोमीटर. One day she was late by 1 hour than the normal time to leave for the office. So she increased her speed by 4 kilometer per hour. Thus, she reached office at normal time. What is the changed speed of Uma? मतलब 1 घंटे लेट हुई ना तो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जिससे कि वो टाइम पे पहुंच जाए। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 80 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर एक्स की स्पीड से कवर करे तो उसे 80 बाई एक्स डिस्टेंस बाई स्पीड यानी कि इतना टाइम लगेगा। लेकिन 80 बाई एक्स प्लस 4 मतलब 80 का डिस्टेंस अगर एक्स प्लस 4 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा के स्पीड से कवर करे तो उसे 1 घंटा कम टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पे जितना टाइम लग रहा है इस टाइम से ये वाला टाइम 1 घंटा कम है ना? तो मैं अगर इसमें से 1 घटा दूं तो ये दोनों टाइम बराबर हो जाने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x की कोई वैल्यू ऐसी मैं सोच लेता हूं जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो x की वैल्यू मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है 16। 16 से ये 5 बार में कटा, 5 माइनस 1 4 हो गया और 16 प्लस 4 20 होता है। 20 में 4 का मल्टीप्लाई 80 हो गया। 4 4 दोनों तरफ आ रहा है मतलब x की वैल्यू 16 होगी। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है चेंज्ड स्पीड यानी कि x प्लस 4 की वैल्यू। तो x प्लस 4 की वैल्यू 16 4 20 हो जाएगी मतलब A4 ऑसम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Between 2 o'clock and 3 o'clock at what time two hands of a clock coincide? रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मुझे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 17 मीटर लॉन्ग 9 मीटर वाइड विद अ कारपेट 60 सेंटीमीटर ब्रॉड एट 40 पैसे पर मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है जी। अब देखो जरा ध्यान से। 1 मीटर का लेंथ है मतलब कारपेट का एरिया कितना है? तो कारपेट का एरिया जो होगा वो हो जाएगा आपका वाइड तो 60 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर लेंथ है। तो कारपेट का एरिया 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। रूम का एरिया क्या है? तो रूम का एरिया आपका 1700 इंटू 900 है। रूम का एरिया हो गया आपका 1700 इंटू 900 यानी कि ये वाला। अब इसमें कितने कारपेट आएंगे? विद अ कारपेट 60 सेंटीमीटर ब्रॉड एट 40 पैसे पर मीटर ऑफ लेंथ। मतलब 1 मीटर जो कारपेट है 60 सेंटीमीटर ब्रॉड है वो 40 पैसे में मिलता है ना? तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं ऐसा ऐसा कितना मीटर कारपेट लगेगा। तो ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? टोटल रूम के एरिया को कारपेट के एरिया से डिवाइड करना होगा तभी जाके निकलेगा कि कितना कारपेट एक्चुअली में चाहिए। तो मैंने इसको 6000 से डिवाइड कर दिया। डबल जीरो कट गया, एक जीरो कट गया और 6 से ये 15 बार में कट गया। मतलब यहाँ पे कारपेट चाहिए 17 गुने 15 कारपेट चाहिए। अब एक कारपेट 40 पैसे में मिलता है तो 17 गुने 15 कारपेट कितने रुपए में मिलेगा? 40 पैसे का मतलब होता है 2/5 रुपया, क्योंकि पैसे को मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके। 5 में ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 तिया 51, 51 में 2 का मल्टीप्लाई 102 आएगा और यही आपका रुपए में आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050 and its first term is 10, then find the 20th term of the following। देखो सम ऑफ 14 टर्म्स दिया हुआ है 1050, तो यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं और हमें 20th टर्म निकालना है
20th टर्म ऑफ एनी एपी ए प्लस 19 डी होता है। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है, हमें बस डी की वैल्यू चाहिए। डी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी सम ऑफ 14 टर्म से। तो सम ऑफ 14 टर्म्स कितना दिया हुआ है जी? ये दिया हुआ है 1050, जो कि होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी होता है आपका n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 डी होता है ना? अब यही रख देंगे हम यहाँ पे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू n/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका? तो 2a। अब 2a फर्स्ट टर्म यानी कि 20, 2a यानी कि 20, अब प्लस n-1 यानी कि 14 माइनस 1 13 डी, है ना? तो ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स हो जाए 14 टर्म्स हो जाएगा। 7 से इसको काट लो आप, 7 से 15 बार में कट गया और एक जीरो आ गया। 20 प्लस 13 डी का वैल्यू क्या है? तो 150 है। अगर 20 को इधर लेके जाऊंगा तो 130 आ जाएगा और यही बन जाएगा 13 डी। मतलब 13 से ये 10 बार में कट गया, मतलब डी की वैल्यू 10 आ गई, है ना? हमें a प्लस 19 डी चाहिए, तो a की वैल्यू भी 10 है और d की वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस 190 यानी कि 200 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब डी फॉर डिलीशियस आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज अ प्राइम नंबर? अब दो डाइस अगर थ्रो करते हैं ना हम, तो आपका क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? देखो, डाइस वन पे 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीजें आ सकती हैं। डाइस टू पे 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीजें आ सकती हैं। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सम प्राइम नंबर हो जाए, तो टोटल आउटकम्स आपके टू डाइस को थ्रो करने पे 36 आते हैं। अब यहाँ फेवरेबल आउटकम लिखने होंगे, तो चलो फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। अगर 1 के साथ 1 आया तो 2 हुआ, प्राइम नंबर है। चलो जी, एक मिल गया यहाँ से, अभी तक एक मिला है, ठीक है। 1 के साथ 2 आया, प्राइम नंबर है, दूसरा भी मिल गया। 1 1, 1 के साथ 2, 1 2, 1 के साथ 3 प्राइम नंबर नहीं है, 1 के साथ 4 प्राइम नंबर है। 1 4, 1 के साथ 5 प्राइम नंबर नहीं है, 1 के साथ 6 प्राइम नंबर है। तो यहां से तो 4 फेवरेबल आउटकम मिले, यहां से 4 मिले। अब 2 के साथ देखते हैं। 2 1 3 1 हो गया, 2 2 4 नहीं होगा, 2 3 5 2 हो गया, 2 4 6 नहीं होगा, 2 5 7 हो गया, है ना? तो यहां से 3 प्राइम नंबर आपको मिल जाएंगे यहां से, क्योंकि 2 6 तो 8 होता है ना? यहां से प्राइम नंबर कितने मिलेंगे? 3 1 4 नहीं मिला, 3 2 5 मिल गया, 3 3 6 अभी तक एक मिला है, 3 2 5, 3 3 6 नहीं मिला, 3 4 7 मिल गया, 2 हो गया, 3 5 8 नहीं हुआ, 3 6 9 नहीं हुआ। मतलब यहां से प्राइम नंबर आपको 2 मिलेंगे। 4 1 5 प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर मिल गया, 4 2 6 नहीं मिला, 4 3 7 दूसरा प्राइम नंबर, 4 4 8, 4 5 9, 4 6 10, दो ही प्राइम नंबर यहां से मिला आपको, है ना? 4 1 और 4 3, है ना? बाकी सारे प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब 5 से निकालते हैं, तो 5 1 6 नहीं होगा, 5 2 7 1 मिल गया, 5 3 8 नहीं होगा, 5 4 9 नहीं होगा, 5 5 10 नहीं होगा, 5 6 11, यहाँ से प्राइम नंबर 2 बनेंगे। यहाँ से प्राइम नंबर देखते हैं कितना बनता है। 6 प्लस 1 7, एक प्राइम नंबर। 6 2 8 नहीं हुआ, 6 3 9 नहीं हुआ, 6 4 10 नहीं हुआ, 6 5 11, दो प्राइम नंबर यहाँ से भी मिल गया। टोटल कितने पेयर्स मिले ऐसे? तो 4 3 7 2 9 2 11 2 13 और 2 15, मतलब यहाँ पे आ गया 15। अब 3 से ये 5 बार में कटता है और 3 से ये 12 बार में कटता है, मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी 5/12 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ ट्रक ड्राइवर once in a week leaves his house and drive to the river dock to pick up his supplies at 6:05 p.m. One fifth of the way to the dock, he passes the temple. One at 6:05 p.m., one fifth of the way to the dock, he passes the temple. He passes the temple at 6:15 p.m. One third of the way, he passes the ढाबा. At what time does he reach the dock? ये आपको बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल है। आओ जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या किया जा सकता है।
ये क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल तरीके से आपको बोला गया है, जरा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। देखो, 1/5 ऑफ द वे है, 1/3 ऑफ द वे है, तो मैं ये पूरा का पूरा वे मान ले रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ पे आपका डॉक है और यहाँ पे उसका घर है ना? अब क्या हो रहा है कि 1/5 ऑफ द वे टू डॉक 6:05 पीएम पे जा रहा है। अब देखो, 1/5 है, 1/3 है, तो मैं मान ले रहा हूँ ये रास्ता 1/5 इंटू 1/3 यानी कि 1/15 यानी कि 15 यूनिट का है। 1/5 अगर निकालूंगा तो 3 यूनिट आएगा, मतलब ये रहा 3 यूनिट। अब 3 यूनिट यहाँ पे है आपका क्या? यहाँ पे है टेम्पल। टेम्पल है 3 यूनिट की डिस्टेंस पे और ये पास करता है 6:05 पे, ठीक है? 1/3 ऑफ द वे, मतलब कि 1/3 इसका करोगे तो 5 यूनिट आएगा। अब 3 यूनिट तो पास हो गया है, तो और 2 यूनिट पास करेगा और यहाँ पे आएगा आपका क्या? तो ढाबा। और ये पास करता है वो 6:15 पे। तो ये 10 मिनट में 2 यूनिट का डिस्टेंस चला। 15 यूनिट में से वो 5 यूनिट जा चुका है, तो 10 यूनिट और डिस्टेंस बचा हुआ है। अगर 10 मिनट 2 यूनिट जाने में 10 मिनट का टाइम लगता है, तो 1 यूनिट जाने में 5 मिनट का टाइम और 10 यूनिट जाने में 50 मिनट का टाइम लगेगा। बोलो हाँ या ना? मतलब 6:15 से 50 मिनट बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी डॉक पे पहुँच जाएगा, है ना? तो 6:15 में 45 मिनट जोड़ दोगे तो 7 बज जाएगा और 5 मिनट जोड़ दोगे तो 7:05 पीएम हो जाएगा। मतलब वो डॉक पे कितने बजे पहुंचेगा? तो आप बोलोगे 7:05 पीएम पे। बात आ रही है समझ में? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Sami decided to give kachoris to her friends on her birthday. If she gives 3 kachoris to each friend, one friend will get only one kachori. ठीक है जी. Also, if she gives 2 kachori to each friend, she will be left with 13 kachori. How many friends are there? ये हमसे पूछा जा रहा है। मान लो x फ्रेंड्स है ना? अगर सबको 3-3 दे दिया, सबको कितना कितना दे दिया? 3-3 देना चाह रही है, तो एक फ्रेंड को ओनली 1 कचौड़ी मिल रहा है। बात आ रही है समझ में या नहीं? मतलब कि x माइनस 1 फ्रेंड को उसने 3-3 कचौड़ी दिया और एक फ्रेंड को बस 1 कचौड़ी मिला। तो x माइनस 1 फ्रेंड यहाँ और एक फ्रेंड यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हो गए? x हो गए। हमने टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितना लिया हुआ है? x लिया हुआ है, ठीक है? टोटल कचौरी का नंबर ये हो गया। ऑल्सो इफ सी गिव्स 2 कचौरी टू ईच फ्रेंड, मतलब एक्स फ्रेंड को 2 कचौरी यानी कि 2x कचौरी, और कितनी कचौरी बच गई उसके पास? 13। तो इसमें 13 हम ऐड कर देंगे और कचौरी का नंबर दोनों ही स्थिति में बराबर होना चाहिए। फिर से एक बार समझो इस क्वेश्चन को कि मान लो एक्स फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड बाहर निकाल दो क्योंकि एक फ्रेंड को एक ही कचौड़ी मिल रहा है, तो बाकी बचे कितने फ्रेंड? एक्स माइनस 1 फ्रेंड, इनको 3-3 कचौड़ी मिल रहा है। तो x माइनस 1 फ्रेंड को 3-3 कचौड़ी, तो टोटल इतने कचौड़ी, और एक फ्रेंड को 1 कचौड़ी, तो नंबर ऑफ कचौड़ी इतना हो गया। अब सारे फ्रेंड को अगर 2-2 कचौड़ी दे दे वो, तो 13 कचौड़ी एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो x इंटू 2 टोटल नंबर ऑफ कचौड़ी जो फ्रेंड्स को दिए और 13 जो बच गए वो। नंबर ऑफ कचौड़ी दोनों स्थिति में बराबर होने चाहिए, तो हमने बराबर कर दिया। अब ये देखो 3x माइनस 3 प्लस 1 यानी कि माइनस का 2, और इधर है 2x अब प्लस का 13। अब एक काम करो, 2x को इधर लेके जाओ तो x बचेगा और 13 में ये 2 आके ऐड होगा, तो आपके पास हो जाएगा 15। मतलब नंबर ऑफ कचौरी कितने हैं? तो 15 है। बात आ रही है समझ में? सॉरी, नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं? तो 15 है ना? तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हो गए आपके 15, क्योंकि x तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स था। अगर नंबर ऑफ कचौरी मांगा जाए आपसे, तो 15 यहाँ पे पुट कर देना। 15 माइनस 1 कितना हो गया आपका? 14, यहाँ 42 और एक 43, मतलब 43 कचौरी थे। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी सेम फॉर द ईयर। ये शायद आपका 2007 कब बराबर होगा? 2004। ये आपका पता नहीं, ये कुछ 3 या 5 साल में रिपीट होता है, 7 7 साल में रिपीट होता है शायद। देख लेना आप, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा। इन रोमन नंबर सिस्टम देर आर 7 symbols which are used to represent the whole number system.
द सिंबल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज आर गिवन बिलो। आई का वैल्यू 1 है, वी का वैल्यू 5 है, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000, देन द वैल्यू ऑफ एम सी डी एल एक्स आई वी, ये हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ आप, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो जरा ध्यान से कि इसको कैलकुलेट कैसे करोगे आप। रोमन नंबर सिस्टम में ना, अगर मान लो आपके पास ये सारे नंबर दिए हुए हैं और इन पे आपको इनका वैल्यू क्या होगा ये लिखना है, तो m की वैल्यू 1000 होती है, यहाँ पे दिया हुआ है m की वैल्यू क्या 1000, और c की वैल्यू 100 और d की वैल्यू क्या 500। तो देखो अगर 500 से इसके पहले कम आ गया ना, तो 500 में से ये माइनस हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 400 हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो ये हो गया 1000 प्लस का 400। अब देखते हैं यहाँ पे L क्या है, तो L आपका 50 है, X 10 है, 50 से ये 10 से ये 50 बड़ा है, छोटा नहीं है, अगर छोटा होता तो माइनस कर लेते। बात आ रही है समझ में? तो L की वैल्यू 50 हो जाएगी, X की वैल्यू 10 हो जाएगी, I अगेन V से छोटा होता है, V आपका 5 होता है, I 1 होता है, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो L आपका कितना 50, तो यहाँ पे हमने 50 ऐड कर दिया। X आपका कितना, तो X आपका हो गया 10, और आपका I कितना, तो I 1 है और ये 5 है, तो 1 अगर लेफ्ट साइड में आया ना तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बच जाएगा, तो 5 में से 1 चला गया, 4 बच जाएगा। अब इन्हीं को जोड़ दूंगा ना मैं, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अब इनको जोड़ता हूं मैं, तो 1400 प्लस 50 10 60, 1460 4 1464, यानी कि C4 क्यूट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 20 तक के स्क्वायर का सम बताना है ना? तो नंबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो हो जाता है आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन में 6 हो जाता है ना? एक काम करो, पहले आप 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर का सम निकाल लो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 स्क्वायर, और इसमें से आपने एक्स्ट्रा जो लिया है वो माइनस कर दो, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर। फॉर्मूला है आपके पास, क्वेश्चन भी मैंने समझा दिया, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Price of 10 chairs is equal to that of 4 tables. Price of 15 chairs is and 2 tables together is 4000. Total price of 12 chair and 3 tables हमसे बोला जा रहा है। देखो 10 चेयर्स का प्राइस इक्वल है 4 टेबल के प्राइस से, तो चेयर और टेबल के प्राइस का रेशियो हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स में और 2 से 5 टाइम्स में। मतलब एक चेयर 2 यूनिट का है, तो एक टेबल आपका 5 यूनिट का है। प्राइस ऑफ 15 चेयर, 15 चेयर अब प्लस 2 टेबल का प्राइस जो है वो 4000 रुपये है। अब ये देखो, चेयर की वैल्यू क्या 2 यूनिट, तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई 30 यूनिट। टेबल का वैल्यू क्या, तो 5 यूनिट, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई 40 यूनिट, 10 यूनिट। तो 30 प्लस 10 कितना हो गया, ये 40 यूनिट हो गया। इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ। 40 यूनिट की वैल्यू आपकी 4000 है, तो एक यूनिट का वैल्यू आपका 100 हो जाएगा, है ना? अब हमसे पूछा जा रहा है टोटल प्राइस 12 चेयर का अब प्लस 3 टेबल का, तो 12 में सी यानी कि 2 यूनिट का मल्टीप्लाई 24 हो गया, और इधर 3 इंटू 5 यानी कि 15 हो गया। तो 24 15 39 यूनिट प्राइस होना चाहिए। एक यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 39 यूनिट का वैल्यू 3900 हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When Rahul was born, his father was 32 years older than his brother, and his mother was 25 years older than his sister. If Rahul brother is 6 years older than him, and his mother is 3 years younger than his father, how old was Rahul's sister when he was born? अब इसमें देखो कौन कौन है। एक तो राहुल है, और एक राहुल के पापा है, मतलब राहुल के फादर हो गए, और एक राहुल का ब्रदर हो गया और राहुल की मदर हो गई। राहुल का मदर यहाँ लिख दिया, राहुल का ब्रदर लिख दिया,
और एक राहुल का सिस्टर भी है शायद। हाँ जी, सिस्टर भी है। तो यहाँ पे राहुल की सिस्टर हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार और। हमसे क्या बोला जा रहा है जरा ध्यान से समझना। When Rahul was born, his father was 32 years older than his brother. मतलब अगर राहुल का एज 0 है ना, तो राहुल के ब्रदर का एज अगर हम x मान लें तो राहुल के फादर का एज x प्लस 32 होना चाहिए। एंड हिज मदर वॉज 25 ईयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर। अगर सिस्टर का एज आपका y मान लें तो इनका एज y प्लस 25 होना चाहिए। इफ राहुल ब्रदर इज 6 ईयर ओल्डर देन हिम। अब राहुल का ब्रदर 6 साल बड़ा है किससे? राहुल से। तो राहुल अगर 0 साल का तो ये 6 साल का होना चाहिए। अगर ये 6 साल का है तो बताओ ये कितने साल के होंगे? ये 38 ईयर्स के होंगे जब राहुल का जन्म हुआ, क्योंकि 6x की वैल्यू हो गई तो ये x प्लस 32 यानी कि 38 हो गए, है ना। एंड हिज मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन हिज फादर। अब मदर जो है ना वो 3 साल छोटी है फादर से, तो हमेशा 3 साल छोटी रहेंगी, मतलब यहाँ पे इनका एज होगा 35। अब 25 आपका y में ऐड करते हैं तब ये 35 आ रहा है, मतलब y कितना है तो 10 है। मतलब सिस्टर कितने साल की है तो 10 साल की है अभी, जब राहुल का जन्म हुआ। अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ ओल्ड वॉज राहुल सिस्टर व्हेन ही वाज बोर्न। यही पूछा जा रहा है, आपका आंसर 10 हो जाएगा, मतलब बी फॉर ब्यूटीफुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A bird shooter was asked how many birds he had in the bag. He replied that there were all sparrows but six. Okay, all sparrows थे लेकिन 6 थे, all pigeons but 6 and all ducks but 6. How many birds he had in the bag in all, ये हमें बताना है। अब ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। अब इस क्वेश्चन को समझना जरा ध्यान से। ये बर्ड शूटर कह रहा है ना कि ऑल स्पैरोज हैं लेकिन 6 और हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास स्पैरोज के अलावा 6 बर्ड्स हैं। ऑल पिजन्स हैं बट 6 हैं, मतलब उसके पास पिजन्स के अलावा और 6 एक्स्ट्रा हैं। ऑल डक्स बट 6 हैं, मतलब डक्स के अलावा और 6 एक्स्ट्रा हैं। अब डक्स के अलावा क्या क्या है तो पिजन और स्पैरोज हैं, मतलब ये 6 जो होगा ना ये पिजन प्लस स्पैरोज का वैल्यू हो जाएगा। ये चीज से यहां से ये बात निकलती है। अगर मैं पिजन देखूं तो पिजन के अलावा क्या है 6 बचा हुआ है, और इस 6 की वैल्यू स्पैरो एंड डक्स के सम के बराबर होनी चाहिए। बात आ रही है समझ में या नहीं? तो स्पैरो एंड डक्स का सम कितना हो गया जी? स्पैरो प्लस डक्स का सम हो गया फिर से 6। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो स्पैरोज के अलावा पिजन एंड डक बच रहे हैं, और पिजन एंड डक के अलावा कितने हैं? पिजन एंड डक का नंबर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया पिजन प्लस डक कितने हो गए? 6 हो गए। अब अगर मैं इन सारे इक्वेशन को ऐड करूंगा तो 6 प्लस 6 प्लस 6 18 आएगा। और यहाँ से देखो 2 पिजन 2 डक और 2 स्पैरोज, मतलब 2 इंटू पिजन प्लस डक्स प्लस स्पैरोज आ जाएगा, और पिजन प्लस डक्स प्लस स्पैरोज का वैल्यू 9 आ जाएगा। ए फॉर ऑसम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन अ फैमिली ईच डॉटर हैज सेम नंबर ऑफ ब्रदर्स एज शी हैज सिस्टर्स एंड ईच सन हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स एज ही हैज ब्रदर्स। ओके, हाउ मेनी सन्स आर देयर इन द फैमिली। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहां पे क्या बोला गया? अगर मैं ये मान लूं कि फैमिली में डॉटर्स का नंबर एक्स है, डॉटर्स का नंबर एक्स है, तो इनके सिस्टर्स भी होंगी और ब्रदर्स भी होंगे। बात आ रही है समझ में? अब सुनना है आपको कि ईच डॉटर हैज द सेम नंबर ऑफ ब्रदर्स एज शी हैज सिस्टर्स, है ना। अगर डॉटर एक्स हैं तो इनकी बहनें कितनी होंगी? हर डॉटर की बहन कितनी हो जाएगी? x-1 हो जाएगी, क्योंकि अगर डॉटर x है ना तो इसमें से एक जो है ना वो खुद की बहन नहीं हो सकती। तो अगर मान लो 5 बहनें हैं, टोटल 5 डॉटर्स हैं, तो 5 डॉटर की बहनें कितनी होंगी? 5 - x, तो टोटल 5 डॉटर, और 5 डॉटर की सिस्टर कितनी? तो 5 - x यानी कि x-1 सिस्टर हो गए। अब मान लो y ब्रदर्स हैं इनके,
तो ब्रदर्स कितने हो गए? वाई हो गए। अब इसका मतलब सन कितने हैं? तो वाई है। इसका मतलब मैंने यहां पे रखा कि सन आपके हैं वाई। अब सन की भी सिस्टर्स होंगी और ब्रदर्स होंगे। बात आ रही है समझ में? सन की भी सिस्टर्स होंगी और ब्रदर्स होंगे। अब यहां पे सुनना जरा ध्यान से। एंड ईच सन हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर एज ही हैज ब्रदर्स। अब एक बात बताओ, अगर सन वाई है तो जितनी डॉटर हैं सारी की सारी बहनें हो जाएंगी, मतलब सिस्टर्स तो एक्स हैं। बोलो हाँ या ना? अब ये जो है ना, ये ट्वाइस हैं किसके? ये ट्वाइस हैं आपके किसके? ये ट्वाइस हो गए जितने उनके भाई हैं ना उनके। अब एक बात बताओ, अगर वाई सन है तो इनके भाई कितने होंगे? अगर मतलब 5 सन है तो 5 सन में हर एक का भाई कितना होगा? एक आदमी तो खुद का अपना भाई नहीं हो सकता ना। अब 5 सन है तो उसमें से एक आदमी को निकालो, एक आदमी का भाई कितना हुआ? 4, है ना? तो 5 सन के भाई टोटल कितने हो जाएंगे? तो 5 - 1 यानी कि 4, यानी कि y - 1। अब ये y - 1 जो है ना, इसका दोगुना है 2x। बात आ रही है समझ में? क्योंकि एंड ईच सन हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर एज ही हैज ब्रदर्स, मतलब जितने ब्रदर्स हैं ना उसके दोगुने सिस्टर्स हैं। मतलब ये वाली चीज का दोगुना ये वाला चीज है। अब बात क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा आप, कि अगर मैं एक काम कर देता हूं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इस चीज का ये वाली चीज दोगुनी थी। और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का यहाँ पे तो नंबर ही बराबर है, क्योंकि यहाँ बोला गया कि नंबर ऑफ ब्रदर्स एज सी हैज सिस्टर्स, है ना? तो ये चीजें बराबर हो जाएंगी। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गए, तो क्या क्या मिला? x - y की वैल्यू 1 मिल गई यहां से, और यहां से मिला x - 2y। x - 2y को इधर भेजा मैंने, और यहां बच गया हमारे पास कितना? तो -2 बच गया, है ना? अब देखना जरा ध्यान से आप, हमें तो सन्स का नंबर चाहिए, मतलब वाई का नंबर चाहिए, मतलब एक्स को एलिमिनेट करना है। अगर एक्स को एलिमिनेट करना है ना, तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन माइनस कर लेते हैं। माइनस अगर करूंगा तो ये साइन माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो x और x कट गया, 2y प्लस का माइनस का y बचा, +2 और +1 3 बच गया। मतलब सन्स का नंबर कितना आ गया? तो 3 आ गया। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एरर ऑफ 2% इन एक्सेस इज मेड while measuring the side of a square. The percentage of error in the calculated area of a square is, ये पूछा जा रहा है ना? अगर 2% का हम एरर कर दें, मतलब 2% का एक्सेस एरर कर दें, इसका मतलब कि ज्यादा ले लें, है ना? तो हमारे एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें बताना है। अब मान लो हमने 100 साइड ले लिया, अगर 100 साइड लिया तो हमारा एरिया क्या होगा? 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। अब आपने 102 साइड ले लिया तो एरिया क्या होगा? 102 का स्क्वायर, मतलब 100 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 102 में 2 ऐड कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 104 हो गया, है ना? मतलब 404 ज्यादा आ रहा है। अब एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो 404 ज्यादा हुआ किससे? तो 10,000 से। इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना? डबल जीरो कट गया और यहां से आ गया 4.04% आंसर। बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 37 होल 1/2 minutes and 45 minutes respectively. Both pipes are opened. चलो जी, ए एंड बी। ए आपका 37.5 घंटे में, 37 × 74 175/2 घंटे में फिल कर सकता है, और बी आपका 45 मिनट में फिल कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर इफ पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर, ये पूछा जा रहा है। अब चलो इसको निकालते हैं। देखो जरा ध्यान से आप, 75 एंड 45 का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा देखते हैं। 75 का टेबल पढ़ते हैं। 75 2 जा 150, नहीं डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा। 75 3 जा 225 होता है, हाँ जी डिवाइड हो जाएगा। तो 225 यूनिट का अपना टैंक हो गया। अगर मैं यहाँ 225 को इससे डिवाइड करूंगा तो 3 बार में कटेगा, 3 का 2 का मल्टीप्लाई 6 होगा, मतलब 6 यूनिट ये फिल कर रहा है।
ये भाई साहब 5 यूनिट फिल कर रहे हैं। अब हाफ एन आवर में, जस्ट हाफ एन आवर में आपका टैंक फिल हो जा रहा है, मतलब 30 मिनट में ही टैंक फिल हो गया। अब बी को कितने देर बाद टर्न ऑफ किया गया ये हमें बताना है। अब यहाँ पे आप वर्क लाइन देखो, वर्क लाइन क्या है, तो हाफ एन आवर का है। ए तो पूरे घंटे में काम किया, बी को कहीं यहाँ लाके क्लोज कर दिया गया, मतलब यहाँ से आगे बी काम नहीं करेगा, ओनली कौन काम करेगा, तो ए काम करेगा। ए आपका पूरे टाइम तक काम किया हुआ है ना। ए आपका पूरे टाइम तक, मतलब ए 30 मिनट तक काम किया हुआ है, तो ए 30 मिनट में 30 इंटू 6 यानी कि 180 यूनिट काम कर देगा। अगर ए ने 180 यूनिट काम किया, तो बी अपना इतनी देर में 225 माइनस 180 यानी 45 यूनिट काम करके चला गया होगा। अगर 1 मिनट में 5 यूनिट काम करता है, तो 45 यूनिट काम करने के लिए उसे 5 से डिवाइड कर दो, 9 मिनट का टाइम लगा होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। A and B entered into partnership with the capitals in the ratio 4:5. After 3 months, A withdrew 1 by 4 of his capital and B withdrew 1 by 5 of his capital. The gain at the end of 10 months was 760. A share in the profit बता देना है। ठीक है जी। A and B ने इन्वेस्ट किया 4:5 से, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स ए ने 1/4 विड्रू किया और बी ने 1/5। तो 3 महीने तक तो यही रहा। 3 महीने के बाद ए ने 1/4 यानी कि 1 यूनिट निकाल लिया 4 यूनिट में से, तो 3 यूनिट का हो गया। और अगर 10 महीने में से 3 महीने बीत चुके हैं, तो यहाँ पे और 7 महीने लगेंगे इन्वेस्टमेंट। ये भी 3 महीने रहा और उसके बाद 7 महीने रहेगा। 1/5 निकला तो अब ये 4 रहेगा। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट, इनके टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। यहाँ से इन्वेस्टमेंट 12 यूनिट, यहाँ से इन्वेस्टमेंट 21 यूनिट। टोटल इन्वेस्टमेंट जो आया अपना, वो टोटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं कितना आ रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट 12 और 21 कितना आ गया, तो 33 यूनिट का। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 5 में 3 का मल्टीप्लाई 15 और 4 सत्ते 28। 28 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28 और 10 हो गया 38 और 5 43। अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने यूनिट का है, तो 3 3 6 4 3 7 76 यूनिट का है, यानी कि टोटल प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा। 76 की वैल्यू 760 है, तो एक की वैल्यू 10 हो जाएगी। आपको ए का प्रॉफिट बताना है, तो 330 33 यूनिट की वैल्यू, यानी कि ऑसम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two trains, one from Howrah to Patna and other from Patna to Howrah, start simultaneously. After they meet, the trains reach their destination after 9 hours and 16 hours respectively. The ratio of their speed ये बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको ऐसे समझना कि ये हावड़ा है और ये पटना है। हावड़ा से पटना यहाँ पे गई, पटना से हावड़ा ये आ रही थी, यहाँ पे ये दोनों मिल गए। ये पटना वाली हावड़ा जाने में कितना देर ले रही है, तो हावड़ा टू पटना एंड पटना टू हावड़ा। पटना से हावड़ा वाली जो जा रही है वो 16 घंटे का टाइम लेती है, और ये यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में 9 घंटे का टाइम लेती है। मान लो ये S1 की स्पीड से जाती है और ये S2 की स्पीड से जाती है, तो ये S2 की स्पीड से इधर जा रही है और ये S1 की स्पीड से इधर जा रही है। एक चीज ऐसी स्थिति में याद रखना कि S1 बाई S2 का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है आपका अंडर रूट T2 बाई T1। T2 बाई T1, यानी कि T2 कितना है, तो जो S2 है वही T2 टाइम ले रहा होगा, यानी कि 16, और जो S1 है वो आपका S2 है जो वो T1 टाइम ले रहा होगा, यानी कि 9। अब इनका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 4/3, यानी कि आपका आंसर 4:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली एज, है ना। अगर एक साल में आप 6% पे करते ना, तो 6% ही पे करते, लेकिन हाफ ईयरली पे कर रहे हो तो 3% हाफ ईयर में और 3% हाफ ईयर में, और इस 3% का 3% यानी कि 3 3 जा 9, यानी कि 0.9%, सॉरी 0.09%
इस पे भी आप दे दोगे, है ना। तो टोटल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 336 प्लस 0.09 यानी कि 6.09%। बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आ जाओ, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। Population of a town in the first year increases by 10%, next year decreases by 10%, once again in third year increases by 10% and fourth year decreases by 10%. Present population अगर 20,000 है, then population after 4 years क्या होगा ये बताना है। देखो 10% से पहले बढ़ा तो ये 10 से 11 हो गया, फिर 10% से घट गया मतलब 10 से 9 हो गया, फिर 10% से बढ़ा तो 10 से 11 हो गया, फिर 10% से घट गया मतलब 10 से 9 हो गया। अब ये रहा इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब कि 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 10,000। और ये रहा फाइनल पॉपुलेशन, मतलब 99 इंटू 99। अब 99 इंटू 99, 99 का स्क्वायर क्या होता है, तो 99 का स्क्वायर हो जाता है 9801। तो यहाँ पे आ जाएगा 9801। अब देखो जरा ध्यान से, 10,000 की वैल्यू जो है ना वो 20,000 के बराबर है, मतलब इंटू 2 हो रहा है। तो यहाँ भी इंटू 2 कर दो, सिंपल। 2 आया, 0 आया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 9 दूनी 18 और 1 19, 19,602 यानी कि बी फॉर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। फ्री अनबायस्ड कॉइन्स को आप टॉस्ट कर रहे हो, एटमॉस्ट 2 हेड का आपको प्रोबेबिलिटी बता देना है। अब अगर 3 अनबायस्ड कॉइन को टॉस करोगे तो जो टोटल आउटकम आएगा वो 2 का पावर 3 यानी कि आपका क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा 2 का पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा। अब सुनना जरा ध्यान से, एटमॉस्ट 2 हेड आने चाहिए, मतलब 0 हेड आए ना, 0 हेड आए तो भी चलेगा, 1 हेड आए तो भी चलेगा, और 2 हेड आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन 3 हेड आ जाए तो नहीं चलेगा। अब 0 हेड कितनी बार आ सकते हैं, 0 हेड तो आपका तभी आ सकता है जब तीनों टाइम्स में तीनों कॉइन्स पे क्या क्या हो, टेल टेल और टेल हो। मतलब यही एक स्थिति बनती है जब 0 हेड आ सकते हैं। तो 0 हेड आने के चांसेस कब हैं, तो एक, ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया 0 हेड वाला। अब 1 हेड वाला फेवरेबल आउटकम, 1 हेड या तो यहां पे आ जाए, नहीं तो यहां पे आ जाए, नहीं तो यहां पे आ जाए। तो 1 हेड कितनी बार आ सकता है, तो 3 बार आ सकता है। तो 1 हेड के चांसेस हो गए 3, है ना। अब प्लस में आपका 2 हेड, 2 हेड मतलब 2 हेड आपके या तो 2 हेड यहां और यहां पे आ जाएं, या फिर यहां और यहां पे आ जाएं, या फिर यहां और यहां पे आ जाएं, और कोई चांस नहीं बनता। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि 2 हेड को 3 जगहों पे डेकोरेट करना है। तो 3C2 हो गया आपके चांसेस, बोलो है ना। 3C2 की वैल्यू क्या होती है, 3C2 हो जाता है अपना 3 का फैक्टोरियल और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल है और इंटू 1 का फैक्टोरियल है, तो ये एक कट गया, तो बचा क्या 3, और यहाँ पे भी आ रहा था 3, तो यहाँ से आ गए आपके 3। तो आपके 3 3 6 1 7, 7/8 आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 100 मीटर रेस A covers the distance in 36 seconds, B in 45 seconds, C in 48 seconds. If same speed is maintained in a race of 1600 meter, B will beat C in the said race of 1600 meter by, ये हमें बता देना है ना। तो अब जरा ध्यान से सुनना आप, स्पीड का रेशियो पे हम काम करेंगे, ठीक है। 100 मीटर के रेस में ए अपना जो है 36 सेकंड में जाता है। सबसे पहले आप ए बी और सी का स्पीड का रेशियो निकाल लो। स्पीड का रेशियो तो 100/36, डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड। यहां भी डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड, यहां भी डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड आ गया, है ना। अब इसको 4 से काट दो, 4 से ही कट रहा है ना, हाँ जी। 4 से ये कट गया आपका कितनी बार में, तो 25 बार में, और 4 से 9 बार में। यहाँ 4 से 25 बार में। अच्छा 100 तो सब में है, इनके स्पीड का रेशियो लेना है ना, है ना। तो 100 सब में है। अब इनको काटो जरा, ये 25 हटाओ यहाँ से, है ना। इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ।
इनकी स्पीड का रेशियो लेना है। इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा टाइम के रेशियो का इन्वर्स रेशियो होता है स्पीड का रेशियो, मतलब 1/36, 1/45 और इस टू में 1/48, है ना। इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो आप इसको भी काट सकते हो। कितने से काट सकते हो? तो 3 से 12 बार में, 3 से 15 बार में और 3 से 16 बार में। मतलब ये इनके स्पीड का रेशियो आ गया। अब देखो जरा, ये 12, 15 और 16 का अगर एलसीएम लेके तीनों में मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो नंबर इंटीग्रल फॉर्म में इनके स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। 12 और 15 के एलसीएम जो होता है ना, का एलसीएम जो होता है, वो हो गया अपना कितना? 60। और 60 एंड 16 का जो एलसीएम होगा, वो कितना हो जाएगा जी? तो वो हो जाएगा अपना 60 एंड 16, 240 होगा क्या? 16 एंड 60, हाँ 240। तो 240 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 240 से सब में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 20 आ गया, 15 एकम 15 और 9 बच गया, है ना। तो 15 छक्के 90, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे आ गया 240, 16 एकम 16 और बच गया 80, 16 पच्चे 80। तो 20, 16 और 15 इनका, सॉरी, 20, 16, 15 अपना स्पीड का रेशियो हो गया, है ना। अब सुनना, if same speed is maintained in a race of 1600 meter, B will beat C by uh, in the said race of 1600 meter। अब 16 की स्पीड B की है और 15 की स्पीड C की है, तो मान लो 16 की स्पीड से अगर 1600 मीटर जा रहा है, अगर इसको 1600 मीटर जा रहा है ये, तो ये 100 सेकंड का टाइम लेगा। उसी 100 सेकंड में ये 1500 मीटर गया होगा, तो बी ने सी को कितने से बीट कर दिया? जब ये 1600 गया है तो ये 1500, मतलब 100 मीटर की डिस्टेंस से बीट कर चुका है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ सम ऑफ 10,000 borrowed at 8% per annum compounded annually, which is paid back in 3 annual equal installments. What is the amount of each installment? ये आपको बता देना है। देखो, सीआई का इंस्टॉलमेंट का जो आपका फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है क्या? तो इंस्टॉलमेंट को अगर एक्स मान लो, तो एक्स बाई 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस एक्स बाई 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। आप जितने ईयर्स तक जाना चाहते हो जा सकते हो। यहाँ पे 3 साल का है ना। तो आप 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 3 तक जाओगे और इसमें पुट करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? तो इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके सीआई का ये इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हो गया। हाँ, सीआई के इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू जो होती है वो ये हो जाती है इंस्टॉलमेंट बाई ये। अब इसमें पुट करके बताओ इसका आंसर इनमें से कौन सा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A trader mixes 26 kg of rice, 20 rupees per kg, with 30 kg of rice of other variety at 36 rupees per kg and sells the mixture at 30 rupees per kg. His profit परसेंट आपको बता देना है। देखो, 26 केजी लिया उसने, 20 रुपए के हिसाब से खरीदा था, तो यहां से उसने 520 रुपए इन्वेस्ट किए। 30 केजी लिया उसने, 36 के हिसाब से खरीदा था, तो यहाँ से 36 में 3 का मल्टीप्लाई 1080 रुपीज लिए थे, है ना। और मिक्सचर को सेल कर दिया अपना 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से। टोटल मिक्सचर कितने केजी का हुआ? तो टोटल मिक्सचर अपना 56 केजी का हुआ। अब 56 केजी का प्राइस कितना है? तो 0 0 0 आ गया, 8 2 10 आ गया, एक बचा है, तो 15 और 1 16 हो गया। 56 केजी का प्राइस इतना है, तो 1 केजी का जो प्राइस होगा वो हो जाएगा आपका 1600 बाई में 56, है ना। अब 1 केजी का ये सेलिंग प्राइस है और सॉरी ये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 30। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का आप रेशियो ले लो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। चलो रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ सीपी लिखा हमने, यहाँ पे एसपी लिखा। सीपी कितना है? तो 1600 बाई में 56 है। एसपी कितना है? तो 30 है। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 से ये कट गया, 4 से 14 बार में, अच्छा 8 से कट रहा है ये,
8 से इसको काट लेते हैं। 8 से ये कट गया 7 टाइम्स में और 8 से ये कट गया 200 बार में। 0 से ये 0 कट गया। अब यहाँ पे 20 पड़ा और यहाँ पे 21 पड़ा। 7 में 3 का मल्टीप्लाई 21, मतलब 20 सीपी है तो एसपी कितना है? 21 है। मतलब 20 पे 1 का फायदा हो रहा है जो कि 5% के बराबर होता है। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए स्ट्रीम। ठीक है जी। डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लगता है उससे दोगुना समय लगता है कहाँ? अप स्ट्रीम आने में। मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम का रेशियो जो है वो 1:2 है। तो स्पीड का रेशियो 2:1 होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस का रेशियो, जो स्पीड का रेशियो, उसी का उल्टा टाइम का रेशियो। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो डाउन स्ट्रीम 2 है, अप स्ट्रीम 1 है। अब इसको 2x मान लो और इसको 1x मान लो। अब देखो जरा बोट का स्पीड क्या होता है। तो बोट का स्पीड होता है आपका डाउन प्लस अप अपॉन 2। तो डाउन प्लस अप अपॉन 2 यानी कि 2x प्लस 1x 3x बाई 2, यानी कि ये आ गया बोट का स्पीड 3x बाई 2। स्ट्रीम का स्पीड होता है डाउन माइनस अप अपॉन 2। डाउन माइनस अप यानी कि 1x 2x माइनस 1x 1x अपॉन 2। मतलब 2 2 कट गया, x और x कट गया। तो बोट का और स्ट्रीम का स्पीड कितना आ गया? 3:1, यानी कि ब्यूटीफुल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A scooter has two tires and one stepney. That is total three tires हैं. Each tire can run up to a maximum of 5 kilometer. What is the longest distance which can be covered by the scooter? देखिए दो टायर्स हैं और एक स्टेपनी है ना? हर एक टायर 5 किलोमीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो कवर करना है आपका स्कूटर से, वो बताना है हमें। अब एक बात बताओ आप, अगर 3 टायर हैं तो 5 किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर आप ट्रेवल करवा दोगे। लेकिन क्या आप ट्रेवल करके जहाँ गए हो वहीं पे रह जाओगे? आपको आना भी तो है। तो व्हिच कैन बी कवर्ड बाय स्कूटर, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आप क्या कवर कर सकते हो? 7.5 किलोमीटर का। बात आई समझ में या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, बस की टी वर्थ 126 रुपीज पर केजी। मतलब एक तो टी है जो 126 रुपीज पर केजी के हिसाब से बिकता है ना? और एक है 135 रुपीज पर केजी के हिसाब से बिकता है। विद द थर्ड वैरायटी इन द रेशियो 1:1:2। अब ये इनका प्राइस का रेशियो हो गया, प्राइस की वैल्यू हो गई, और इनकी क्वांटिटी का रेशियो जो है वो 1:1:2 के रेशियो में है। मान लीजिए कि ये x रुपीज़ पर केजी है और मिक्सचर को बेच दिया गया 153 रुपीज़ पर केजी में। तो प्राइस बताना है थर्ड वैरायटी का, यानी कि x की वैल्यू बता देनी है। अब एक बात बताओ, टोटल मिक्सचर कितना दिख रहा है? तो 4 केजी का दिख रहा है ना? 1 केजी यहाँ, 1 केजी यहाँ, 2 केजी यहाँ, मतलब 4 केजी का दिख रहा है। और हर केजी के मिक्सचर को आप 153 में बेच रहे हो, तो टोटल मिक्सचर का प्राइस 4 इंटू 153 हो जाएगा। मतलब ये होगा कितना? तो 15 में 4 का मल्टीप्लाई 600, 3 चौके 12, 612 रुपये होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ से देखो, ये तो 126 रुपीज आ गया, यहाँ से 135 रुपीज आ गया, अब प्लस यहाँ से 2x रुपीज आ गया। अब 2x की वैल्यू हो जाएगी 612 माइनस इनका सम। तो इनका सम कितना होता है कर लेता हूँ और इधर ले जाके माइनस करता हूँ। 5 6 11, यानी कि 1 माइनस होगा, और 2 3 5 1 6, और 1 1 2, मतलब 261 आ गया। अब 2x की वैल्यू 2 माइनस 1 1, 11 में से 6 चला गया 5, और 5 में से 2 चला गया कितना? तो 3। अब 2 से इसको काट देता हूँ, प्राइस मिल जाएगा। तो 2 से काटूंगा तो 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, और फिर 1 बचा, 2 पच्चे 10, और फिर से 2 पच्चे 10, मतलब 175.50 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What least number must be added to 1056 so that sum is completely divisible by 23? अब देखो जरा ध्यान से, पहले तो आप 1056 को 23 से डिवाइड कर दो। 23 से डिवाइड करोगे आप तो 23 में 5 का मल्टीप्लाई 115 होता है,
लेकिन 4 का मल्टीप्लाई 92 होता है। 5 में से 2 चला गया 3 और यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे ये आ गया। 23 में 5 का मल्टीप्लाई 115 और 6 का मल्टीप्लाई होता है जो वो 138 होता है ना? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 115 आ जाएगा। 6 में से 5 चला गया 1 और 3 में से 1 चला गया 2 और ये 0 आया। मतलब कि अगर मैं 1056 को 23 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 21 आ रहा है। इसका मतलब कि और अगर 2 ये ज़्यादा होता तो 23 का मल्टीपल बन जाता क्योंकि रिमाइंडर 21 बच रहा है ना? तो इसमें 2 ऐड किया जाएगा तब ये 23 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200 फॉर 1 ईयर एट 10% एनम रेकन्ड हाफ ईयरली एज। अब देखो हाफ ईयरली आप इंटरेस्ट लगाओ या फिर ईयरली लगाओ, एसआई नहीं बदलता। तो एसआई आपका 1200 से 10% एक साल में 120 रुपये आएगा, लेकिन सीआई बदल जाता है। अब सीआई में टाइम स्पैन जो है वो दोगुना हो जाता है, मतलब 2 साल हो गया, और रेट आधा हो जाता है, मतलब कि 5% हो गया। 1200 का 5% यहाँ 60 होता है, यहाँ भी 60 आएगा और इसका 5% यानी कि 3 आ जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 123। अब इस 120 रुपीज का और 123 रुपीज का डिफरेंस क्या है? 3 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पंप्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे। आपको एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि M1 T1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 T2 D2 W2 अपॉन W2। तो 3 पंप्स 8 घंटे और 2 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। तो ये काम बराबर होना चाहिए X आवर्स 4 पंप 1 डे के, है ना? अब 4 से ये 8 काट दो 2 बार में, तो x की वैल्यू 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। D4 डिलीशियस आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। ए और बी ने स्टार्ट किया 20,000 से और 15,000 से, ठीक है जी। सी ने ज्वाइन किया 6 मंथ्स बाद 20,000 से, मतलब 20,000 यहाँ पे आ गया। What will be B share in total profit of 25,000 earned at the end of 2 years from the starting of business? अब 2 years यानी कि ये 24 महीने रहा, ये भाई साहब भी 24 महीने रहे, लेकिन ये 6 महीने बाद आए हैं, मतलब कि ये 18 महीने रहे। तो इनके टाइम का रेशियो ले लेते हैं। इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा 6 से 4 बार में, 6 से 4 बार में और 6 से 3 बार में। के 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 सारे के हटा दो। तो यहाँ पे देखो, अगर इन्वेस्टमेंट में टाइम का मल्टीप्लाई कर दूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट ए का 80 हो गया, इनका 60 हो गया और इनका 60 हो गया। अब 20 से काटते हैं 4 बार में, 3 बार में और ये वाला भी 3 बार में। जो टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो। तो 4 3 7 और 3 10, 10 यूनिट प्रॉफिट हुआ। 10 यूनिट की वैल्यू 25,000 है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500 होगी और आपसे बी का शेयर पूछा जा रहा है प्रॉफिट में। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 2500 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 7500 हो जाएगी, यानी कि ए फॉर ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मेन आर गोइंग समवेयर। हाफ ऑफ द ओनर्स आर ऑन देयर हॉर्सेस बैक and while the remaining ones are walking along leading their horses. Okay. If the number of legs walking on the ground is 70, how many horses are there? ये पूछा जा रहा है। देखो, एक हॉर्स का 4 पैर होता है और एक इंसान का 2 पैर होता है ना? तो जितने हॉर्स है ना, सबके पैर ग्राउंड पे रहेंगे और जितने हॉर्स हैं उतने ही आदमी हैं। लेकिन आधे आदमी हॉर्स के बैक पे बैठे हुए हैं, तो आधे आदमियों का पैर ग्राउंड पे रहेगा और आधे आदमियों का पैर ग्राउंड पे नहीं रहेगा। एक हॉर्स के पास 4 लेग होते हैं और एक आदमी के पास 2 लेग होता है ना? मैंने ये मान लिया कि अगर हॉर्स का नंबर और आदमियों का नंबर इक्वल है, टोटल हॉर्स आपके जमीन पे चल रहे हैं लेकिन आधे आदमी आपके जमीन पे चल रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि 2 यूनिट हॉर्स जमीन पे चल रहे हैं
और 1 यूनिट आदमी ज़मीन पे चल रहे हैं और 1 यूनिट आदमी कहाँ है? तो आपके हॉर्स के बैक पे हैं, ठीक है? तो 1 हॉर्स के पास 4 लेग, तो 2 यूनिट हॉर्स के पास कितने लेग हो जाएँगे? तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 लेग हो जाएँगे और 8 लेग यूनिट हो जाएँगे और 2 लेग होते हैं 1 आदमी के पास, लेकिन 1 यूनिट आदमी ही है आपके नीचे चल रहे हैं। तो इनके टोटल पाँव कितने ज़मीन पे हैं? तो 2 लेग हैं। अब टोटल जो पाँव ज़मीन पे है ना, वो आपके 10 एल हैं और 10 एल की वैल्यू 70 दी हुई है, तो एल की वैल्यू 7 आ गई। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हॉर्सेस के पाँव ज़मीन पे 56 हैं। एक हॉर्सेस का 4 पाँव होता है, मतलब एक हॉर्स में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पाँव मिलेंगे। तो हॉर्स की वैल्यू क्या आ गई? तो 14, मतलब टोटल हॉर्स कितने हैं? तो 14 हैं। बात आई समझ में? अगर यहाँ पे पूछा जाता टोटल आदमी कितने हैं, तो आदमियों का नंबर और हॉर्सेस का नंबर बराबर है, तो आदमी भी 14 ही होंगे। बात आई समझ में? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Abdul buys an old scooter for 4700 and spent 800 on its repair. मतलब सीपी क्या हो गया? तो 4700 प्लस 800 यानी कि 5500 हो गया। इफ ही सेल्स द स्कूटर एट 6600, अब उसने एसपी 66 में बेच दिया, गेन परसेंट बताना है। डबल जीरो काट दो। देखो 50, 11 से ये 5 बार में और 11 से ये 6 बार में, 5 पे 1 का फायदा हो रहा है, मतलब 1/5 का फायदा, यानी कि 20% का फायदा हो रहा है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, खासकर अपने बाबू सोना का, धाना का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।